ओके भाई, तो आज से हमारी प्राचीन भारत का इतिहास का गुप्त काल का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 एमसीक्यू, ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसके पहले हमने आपको प्रागैतिहासिक काल के एमसीक्यू करा दिए हैं और हड़प्पा सभ्यता का, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हर्यक वंश, मौर्य काल, ठीक है। इन सभी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास हमारी पहले हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जिन्होंने ना देखी वो लोग देख सकते हैं। तो अगली क्लास है हमारी आज की गुप्त काल। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था? घटोत्कच तो किस साम्राज्य का था? गुप्त वंश का था। देखिए, गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का दूसरा शासक महाराज घटोत्कच हुआ, जो श्री गुप्त का पुत्र था। किसका पुत्र था? श्री गुप्त का। अगला प्रश्न है, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? 320 से लेकर 550 के बीच में गुप्त वंश राजवंश ने शासन किया था। देखिए, गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी पूर्व में श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है। लेकिन इस वंश का जो पहला शक्तिशाली शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं आपको बताना है। तो सही ऑप्शन है, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, जबकि गलत है, ठीक है। देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार की फूल पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृति की सजावट तथा बौद्ध एवं बौद्धिस्ट की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। कौन सी कथाओं को? जातक कथाओं को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था। तो कौन सा राज्य था जो दहेज में मिल गया था इनको? वो था पाटलिपुत्र। देखिए, पाटलिपुत्र राज्य चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों के से दहेज में मिला था। लिच्छवियों से दहेज में मिला था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। जो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम हो गया? राजकुमारी कुमार देवी, कुमार देवी, ठीक है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? इलाहाबाद के स्तंभ में, ठीक है, तो किसकी है? समुद्रगुप्त की। देखिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने की थी। किसने की थी? हरिशेन ने। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पदात्मक यानी पद में है और दूसरी अगली बाद में किसमें है? गद्य में, यानी गद्यात्मक है। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। अगर पूछ लेगा कौन सी शैली है, तो चंपू शैली है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्ति जो आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखित होती है, किसने लिखी थी? अभी हमने बताया आपको, हरिशेन ने लिखी थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? तो कौन सा स्तंभ है भाई? वो इलाहाबाद स्तंभ। देखिए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है।
इसमें चंद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, क्या नाम है, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। किसने भारत की नेपोलियन की संज्ञा दी है? किसने दी है? इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ। और किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं विद्वान था एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबारी कवियों में से प्रमुख थे। आर्यभट्ट गुप्त शासन काल के महान गणितज्ञ थे। उन्हें भी चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। आर्यभट्ट ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? सती प्रथा का, तो वो है आपका भानुगुप्त का एरण शिलालेख। देखिए, सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलिखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? पहला हूण आक्रमण हुआ था 458 ईस्वी में। देखिए, भारत पर हूणों का पहला आक्रमण लगभग 458 ईस्वी में स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हूण स्कंदगुप्त के हाथों बुरी तरह पराजित हुए थे। ठीक है। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? अंतिम कौन थे? विष्णुगुप्त। देखिए, गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत सम्राट विष्णुगुप्त था। वह कुमार गुप्त तृतीय का पुत्र था। अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? हिंदुत्व का स्वर्ण युग, तो किस साम्राज्य को? गुप्त वंश को। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों ने किस नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक यानी किसान द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था? तो कौन सा था वो? हलीफ कर। देखिए, हलीफ कर था या हरीला कर भी कहते थे। इस नाम के जुर्माना लगाया जाता था। जितने भी किसान थे जिनके पास हल थे, वो हर किसान उसको जो है टैक्स पे करता था। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्ता। देखिए, प्रभावती देवी अलग है। ठीक है, ये प्रभावती गुप्ता है। प्रभावती गुप्ता कुबेर नागा और किसकी बेटी थी? तो किसकी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की। देखिए, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्ता कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय की थी, इसमें प्रथम में आ गया है। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया ये। और प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। ठीक है, ऊपर प्रथम हो गया है गलती से।
अगला प्रश्न है, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। कौन था वो? असम। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, वह कहां पर है? कहां पर है? देवगढ़ पर है। ठीक है, देखिए गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, देवगढ़ में है। और देवगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। देवगढ़ बेतवा नदी के तट पर ललितपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। देखिए, कौन प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था? तो कौन थे वो? इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।